नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर पटरी पर आ रही है। अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों के अगले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ओमिक्रॉन का संक्रमण जंगल की तरह फैलता जा रहा है। दरअसल बता दें आपको कि देश के अधिकांश राज्यों में मामलों के अंदर हो रही खतरनाक वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदियां लगाई गई है। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। ऐसे में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, पार्क, मॉल, जिम, स्पा सहित मनोरंजन के दूसरे स्थान आंशिक रूप से खुलेंगे। पर्यटन पर भी इसका साफ तौर पर स्वाभाविक है कि असर पड़े। ये वो क्षेत्र हैं जो पहले से ही नुकसान का सामना कर रहे थे और देश में आई पहली और दूसरी लहर से अभी तक पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए थे। संक्रमण की ताजा लहर से फिल्म उद्योग भी प्रभावित हुआ। दूसरी लहर के बाद धीरे धीरे सिनेमाघर खुलने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पटरी पर आई ही थी कि ओमिक्रॉन की दहशत एक बार फिर से इंडस्ट्री को बैकफुट पर ले गई है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोविड केसेस के चलते देश के कई राज्यों में सिनेमाघर बंद किए गए। आपको बता दें कि जैसे कि जनवरी में रिलीज होने वाली ज्यादातर बड़ी फिल्मों की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है। वहीं कुछ फिल्मों की शूटिंग पर भी इसका असर पड़ा। इससे फिल्म उद्योग, टूरिज्म से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी और आय पर पड़ने वाले असर की संभावना भी है। साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा अभी तक कोई अनुमान साझा नहीं किया गया है, लेकिन लंबे समय तक संक्रमण के जारी रहने पर कर्मचारियों की छंटनी के अलावा हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो सकता है। राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने यात्रा, पर्यटन और विमानन जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और अगर स्थिति बिगड़ती है तो यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मौजूदा लहर लंबे समय तक चलती है या स्थिति और खराब होती है तो विनिर्माण, साथ ही निर्माण, रियल एस्टेट जैसे व्यापक क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। फिलहाल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि ओमिक्रॉन के कारण अर्थव्यवस्था पर कुछ थोड़े समय के लिए असर पड़ सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में महामारी कैसे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है या फिर इससे कैसे निपटा जाता है। अगर एक महीने के भीतर तीसरी लहर अपने शिखर पर पहुंच जाती है तो संभावना है कि आर्थिक विकास पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि बढ़ते केसेस के चलते अधिक प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक व्यवधान पड़ सकता है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से तो फैला है, लेकिन मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। भारत में भी अब तक यही ट्रेंड देखा गया है, लेकिन भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञ अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर देश में विशाल आबादी का एक हिस्सा भी संक्रमित हो जाता है तो ये देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। साथ ही आपको बता दें, क्योंकि वृद्ध और बिना टीकाकरण वाले लोगों को अभी भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। ऐसे में अर्थशास्त्री अभी पूरी तरह से ये बताने में असमर्थ है कि ताजा लहर भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अपने आगामी विश्व आर्थिक आउटलुक, आपको बता दें, ये रिपोर्ट जारी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि HDFC बैंक के अर्थशास्त्रियों के हवाले से कहा गया है कि बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मार्च तिमाही में विकास दर 0.30% तक प्रभावित हो सकती है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं और सवाल यही रहेगा कि आखिर अर्थव्यवस्था पर इस तीसरी लहर का कितना असर पड़ सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ मुकेश मोहन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ MSME की। आपका भी सर बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा सर, क्योंकि हमने पहली लहर कोरोना की देखी, हमने दूसरी लहर भी कोरोना की देखी, लेकिन अब जब तीसरी लहर की बात करते हैं और जब हम ये भी बात करते हैं कि वैक्सीनेशन काफी हद तक लोगों को दिया जा चुका है, तो क्या आपको लगता है कि तीसरी लहर देश में अगर आएगी तो अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, ज्यादा गंभीर चोट दे सकती है? देखिए, जैसे आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। जी। अब साउथ अफ्रीका में तो बहुत तेजी से लहर बढ़ी और फिर घट गई।
हाँ। लेकिन ब्रिटेन में जहाँ पे 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां पे लहर बड़ी तेजी से चल रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हो रहे हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि जो हॉस्पिटल ओवरक्राउड हो जाएंगे। वही खबर यूएसए से आई है, जहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, और वहां पे भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। हालांकि वहां पे भी बहुत सारे लोगों को जब टीका लग चुका है, तो अभी पिक्चर साफ नहीं है कि हमारे यहाँ कितनी तेज लहर आएगी। अगर अमेरिका का उदाहरण ले तो हो सकता है हमारे यहाँ 50-60 लाख केसेस रोज होने लगे अगले 20-25 दिनों में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इसके 1% भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, यानी कि पहले 5% हॉस्पिटलाइज होते थे और यहाँ पे 1% भी होने लगे, तो बहुत बड़ा असर होगा। और इसको रोकना एक ही तरह से संभव है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब कर नहीं सकते हैं, वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। तो इसलिए अभी यही एक तरीका है कि पार्शियल लॉकडाउन लगाए जाएं, जिससे लोग ज्यादा मिले नहीं। और अगर पार्शियल लॉकडाउन लगाना पड़ा अगले 15 दिन में, तो उसका असर फिर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। जैसे आपकी रिपोर्ट में ऑलरेडी कहा कि जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं, वहां पे तो असर ऑलरेडी दिखने लगा है, वो चाहे दुकानदारी है, वो चाहे और है। लेकिन जो सबसे बड़ा असर होगा वो हमारे असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ेगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में बहुत कम कैपिटल होता है, बहुत छोटा ऑपरेशन होता है। वहां पे जो असर देखा गया था पहली वेव में और सेकेंड वेव में, वो एक बहुत बड़ा असर था। तो वो असर अगर फिर इस बार होता है तीसरी वेव में, तो उसका फिर असर हमारी अर्थव्यवस्था पे दोबारा पड़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है ऑलरेडी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फिर इस समय गिरेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरेगा तो फिर जब डिमांड गिरेगी, सिर्फ अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए कई चीजें हैं जो अनसर्टेन है। अब देखना पड़ेगा कि उसका कितना असर होता है, कितनी बड़ी लहर आती है। तो अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, पर आशंका जरूर है। बिल्कुल सही बात आपने कही सर, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन मुकेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि हम एमएसएमई सेक्टर की सर अब बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी अरुण जी भी कर रहे थे। पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान इसी सेक्टर को पहुंचा सर, और ये पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया तीसरी लहर आने तक, ये कहा जा सकता है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा डेंट क्या एमएसएमई सेक्टर पर ही पड़ेगा? अगर हाँ, तो सर ये अभी क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा ये सेक्टर प्रभावित ना हो? जो एमएसएमई सेक्टर है, और जैसे प्रोफेसर साहब अभी बता भी रहे थे कि भाई खास तौर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और हमारे देश में एक बड़ा जो नंबर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, जो एमएसएमई में अगर हम बात करते हैं, तो उनको इम्पैक्ट तो जरूर हुआ, पर मैं ये कहूंगा कि ये जो इम्पैक्ट है ये सेक्टर वाइज है। मतलब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं एमएसएमई में जहां पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि भाई एंटरटेनमेंट है, टूरिज्म है, इस तरह के जो सेक्टर्स है वहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इसके साथ ही कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर हम ये कहेंगे कि ये तो एक ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज हुआ। आईटी सेक्टर में और ग्रोसरी में, फूड आइटम्स में, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में, बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पर इस कोविड ने काफी लोगों को बल्कि और मदद ही की है। जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे थे कि भाई बाहर के देशों की बात कर रहे थे, तो मेरी भी कल बात हो रही थी लंदन में, और वहां पर जैसे कुछ ऐसा लग रहा था उनको कि भाई जो केसेस थे वो 1,80,000 केसेस थे, अब वो घटकर शायद 1,60,000 पर आ गए हैं। तो उनको लगता है कि शायद वो जो पीक है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। बट एक बहुत ही जो मजेदार बात और जो बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे वहां पर हुई, मैं देखिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसमें कोई बिल्कुल साइंटिफिकली कोई ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, या साइंटिफिकली मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। बट मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे डिस्कशन में ये हुआ कि वहां पर जो डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, और लंदन में डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि देखिए यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है कि ये जो ओमिक्रॉन जो खास तौर से आया है, इस ओमिक्रॉन में बहुत ही माइल्ड है, क्योंकि ये तो हम यहाँ इंडिया में भी देख रहे हैं, और उनका वहां ये कहना था डॉक्टर्स का कि ये शायद हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और ये मान रहे हैं वहां के डॉक्टर्स भी कि भाई चलो ये अगर किसी को हो जाए तो अच्छा है, उसमें इम्यूनिटी भी बन जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। और वहां पर भी अगर आप देखें तो कोई किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, कोई वहां मास्क वगैरह के लिए बहुत ज्यादा कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं वहां पर भी।
तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी कुछ छूट जरूर दी जानी चाहिए, खासतौर से एमएसएमईज को, ताकि वो अपना माल इधर से उधर ले जा सके, लॉजिस्टिक्स में उनको कोई दिक्कत ना आए। जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो अगर जाना चाहें पूरी तरह से जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए, तो उनको जाने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जो नौकरी है पहले ही हमने काफी खो चुके हैं। और जब नौकरी हम खोते हैं तो देखिए दोनों को नुकसान होता है। जिसके पास नौकरी है, जो रोजगार ले रहा है, उसको तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ ये जो एमएसएमईज हैं उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो अपने खास जो एम्प्लॉयज हैं जहां पर उनका एक ट्रस्ट फैक्टर बना होता है, वहां पर वो एम्प्लॉयज अगर कभी अपने गांव चले जाते हैं, अपने दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहां पर उनका परिवार कहता है कि भाई अब तुम यहीं पर कुछ कर लो, वहां अगर कम पैसे भी मिलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर कर लो। तो वो एमएसएमई सेक्टर्स को भी दिक्कत होती है और जिनके पास रोजगार है उनको भी दिक्कत होती है। तो सरकार को जो भी कदम लेने हैं, मैं ऐसे समझता हूं कि सरकार हमसे बहुत ज्यादा जानती है, समझती है। बिल्कुल। और ये चीज हमने देखी भी, हमने देखी पहली और दूसरी लहर में किस तरह से जो मजदूर है वो पलायन करने को मजबूर हो गए थे, किस तरह से वो अपने घर अपने गांव पहुंच रहे थे। जिनको बस और ट्रेन का सफर करना था वो पैदल ही अपने घर जा रहे थे, क्योंकि बस और ट्रेन की सुविधाएं वहां पे नहीं थी। लेकिन अब ऐसी दिक्कतें लोगों को ना हो। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर कोरोना पीक पर जाता है तो क्या बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम सरकार के कामकाज की बात करते हैं, तो हम बेरोजगारी का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि अगर सरकार की उपलब्धि है तो रोजगार दिया जाता है, तब एक बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। लेकिन अगर बेरोजगारी है तो इस सरकार के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े करता है। लेकिन ऐसे में कोरोना की फर्स्ट लहर और दूसरी लहर में हमने बेरोजगारी देखी। सर, ये तीसरी लहर बेरोजगारी को और ज्यादा ना बढ़ाए, और जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पे और ज्यादा कहीं ना कहीं टेंशन लोगों की बढ़ाते हैं, खासतौर पर युवाओं की। सर, ये बेरोजगारी और ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या कुछ कदम अभी फिलहाल सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहले तो हमें अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी कि जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज ही बीमार पड़ जा रहे हैं, तो वहां पे मैन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह बहुत कम है उनके कंपैरिजन में। तो हमारे यहाँ अगर बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स और नर्सेज, जैसा कि ऑलरेडी हो रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, कलकत्ता में, पटना से खबर आ रही है, तो फिर वो ज्यादा परेशानी का जो दौर बन जाएगा कि जो लोग बीमार पड़ेंगे उनके लिए इलाज नहीं होगा। और इस स्थिति में पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा, और पार्शियल लॉकडाउन में फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो इतना नहीं बढ़ेगा, और अगर पार्शियल लॉकडाउन होता है तो वो अब बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और अभी जो खबर आ रही है तो हमारे अर्थव्यवस्था में दो तरह के सेक्टर हैं, एक जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आपने कहा कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी। जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे लग्जरी सेक्टर्स हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ हिस्से हैं या ई कॉमर्स है, तो वहां पे जो रोजगार बढ़ेगा। तो जो ई कॉमर्स बढ़ेगा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑटोमेशन है, उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिस्प्लेस होगा, तो उसमें बेरोजगारी फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने जॉब क्रिएट होंगे उससे ज्यादा जॉब कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार का बहुत रोल होगा कि डिमांड जनरेट होती रहे अर्थव्यवस्था में, जिससे कि डिमांड अगर कम हो गई तो फिर लोग अपना उत्पादन कम करेंगे और बेरोजगारी करेंगे। तो सरकार को जो गरीब आदमी, जैसे उसने फर्स्ट वेव में किया था, गरीब आदमियों के हाथ में पैसा जाए, वहां पे उनके लिए खाने पीने की जो सुविधा मुहैया हो, तब ये होगा कि डिमांड इतनी नहीं गिरेगी। और ये देखा गया था यूएसए में, यूके में, कि वहां पे स्मॉल बिजनेसेस वगैरह को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, जिससे कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो हमारे यहाँ भी ये करना पड़ेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े उसमें। दूसरा ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी बेरोजगारी बहुत है पहली और दूसरी वेव की वजह से। तो अगर यहाँ पे रोजगार पैदा होता है, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी तरह गांव में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वहां पे अगर पैसा ज्यादा मुहैया कराया जाए, तो पिछले साल तो 60,000 करोड़ रुपए से वो बढ़ा के 1.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था, पर इस बार वो काट के 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहां पे भी अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे भी जो रोजगार पैदा होगा, डिमांड पैदा होगी, और जब डिमांड पैदा होगी तो इंडस्ट्री बेटर फंक्शन कर पाएगी। इसलिए सरकार का बहुत ही अहम रोल रहेगा, और ये बजट आने वाला है, उसमें देखना पड़ेगा कि कितना सरकार जो रोजगार के लिए और गरीब आदमी के हाथ में पैसा देने के लिए तैयार होती है, और कितना उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को
दोबारा रिवाइवल का लेकिन चांस अरुण सर, मिलेगा। सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी मुकेश जी कर रहे थे, इनका कहना है कि बाहर के देशों में भी कोरोना तो है, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह से सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, राज्य सरकारों की तरफ से सैटरडे संडे जो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है कई राज्यों में, ये सही वक्त है अर्थव्यवस्था के लिहाज से? क्योंकि अभी जस्ट पटरी पर आती हुई ही दिखाई दी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद एक बार फिर से इस तीसरी लहर का खतरा हमारे सर पर मंडराने लगा। अब ऐसे में क्या ये सही वक्त है लॉकडाउन लगाने का? हम सर कोरोना के लिहाज से भी देख रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से देख रहे हैं। ये समझाने की यहाँ पर सर कोशिश करिए, क्या ये सही वक्त है क्या अभी लॉकडाउन लगाने का? देखिए, ये निर्भर करेगा कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। जी जी। तो इस बार हॉस्पिटलाइजेशन सबसे जरूरी है। जैसे कि बॉम्बे में कहा कि अगर 20,000 केसेस रोज अगर आने लगेंगे तो हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज पे भी पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा और वहां पे हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज ही बीमार हो जाएंगे तो हम उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां पे जो जरूरत पड़ेगी। तो अगर केसेस बहुत बढ़ने लगे, जैसे कि आशंका है कि 50-60 लाख केसेस रोज होने लगेंगे, और उसमें अगर 1% को भी हॉस्पिटलाइजेशन चाहिएगा, जबकि दूसरी वेव में उस समय 10% को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए था, पर अगर 10वां हिस्सा भी यानी 1% भी हुआ तो 50,000 60,000 केसेस रोज आने लगेंगे तो बहुत ही भारी पड़ेगा, और फिर हम अर्थव्यवस्था को भी नहीं संभाल पाएंगे उस स्थिति में। तो इसलिए हो सकता है कि टेम्पररी लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन नहीं, पर टेम्पररी और पार्शियल लॉकडाउन की जरूरत पड़े अगर ये केसेस इसी तरह रफ्तार से बढ़ते रहे। लेकिन एक चीज है कि ये जो ओमिक्रॉन देखा गया कि बड़ी तेजी से गिर भी रहा है। जी, तो जी, साउथ अफ्रीका बड़ी तेजी से राइज किया और 1 महीने के अंदर गिरने लगा। बिल्कुल। तो वो हमें मतलब 1 महीने के लिए ये करना पड़ेगा, अगर पार्शियल लॉकडाउन लगाना भी पड़ा। उस दौरान परेशानी रहेगी, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी जल्दी होगी। अगर हमारी स्थिति बिगड़ गई, 50-60 लाख केसेस हुए और हॉस्पिटल वगैरह में ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर स्थिति में जो संभालना और ज्यादा कठिन होगा। इसलिए हमें एक ग्रेडेड पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम करें, ताकि अब जैसे कि पहले किया गया था, एकदम से पूरा लॉकडाउन कर दिया बिना उसको डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना जरूरी है। दूसरा, हमारे जो स्मॉल छोटे शहर हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, वहां तो डॉक्टरी सुविधा है नहीं, और ओमिक्रॉन वहां पे वैक्सीनेशन भी कम है। ओमिक्रॉन वहां पहुंच गया तो वहां पे ज्यादा परेशानी हो जाएगी, जैसे कि दूसरी वेव में देखा गया था। बिल्कुल। तो ये सब ना स्प्रेड करे, उसके लिए टेम्पररी लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो हमारी स्थिति वो नहीं है जो अमेरिका, ब्रिटेन की है। वहां तो हेल्थ सर्विसेज सब जगह अच्छी है, वहां पे सब जगह वो अपना देखभाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, मेट्रो के बाहर वो स्थिति नहीं है हेल्थ सर्विसेज की, इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका वहां भी पे ध्यान अफरा तफरी हो गई तो हमारे कृषि पे भी असर पड़ेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा था लास्ट टाइम हमारी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा, और उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा। वो वहां पर कहीं ना कहीं गिरावट देखी नहीं गई, उसमें तो उछाली थी। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर यहाँ पर, क्योंकि आपने इससे पहले जिक्र किया था मजदूरों का भी, और आपने कहा था कि जब पहली और दूसरी लहर थी उस वक्त एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ा था, लेकिन सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से संभाला उस सेक्टर को। वो बाद में हुआ जब मजदूर अपने घर चले गए, जब मजदूर अपने गांव चले गए, जो लोग थे असंगठित सेक्टर के, वो अपने घर चले गए। लेकिन सर, अब जब तीसरी लहर की बात करते हैं, ओमिक्रॉन के खतरे की भी हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा डेंजर खतरा नहीं है, जो कि बाकी देशों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि अब दोबारा जब मजदूर आए हैं तो उन्हें तीसरी बार बुलाना बड़ा मुश्किल होगा सर? इसलिए अब वो तीसरी बार वापस ना जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस करने की सरकार को जरूरत है, बाद में फोकस करने की बजाय अभी फोकस करने की। अगर हाँ, तो ये अब क्या ऐसा आप सोचते हैं, क्या करे सरकार, क्या किस तरह के कदम उठाए कि जो लोग वापस आ गए हैं शहरों में कमाने के लिए, वो वापस घर ना जाए? जी नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पहली बार जो हमारे जो पलायन हुआ था कारीगर का, मजदूरों का, वो एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मुझे लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है। उस समय किसी को नहीं पता था। मतलब उस समय अगर आप देखें, अगर शायद आपने भी अपने घर में बात की होगी, हम लोगों ने भी की थी, वहां ऐसा लगता था कि भैया अब तो बस ऐसी हालत आ जाएगी कि बस प्रलय आ गई है,
सड़क पर डेड बॉडी पड़ी मिलेंगी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलेंगी, अब तो ये कभी ठीक नहीं होगा। लोगों को पता नहीं था कि इसका एक पीक आता है, पीक आने के बाद ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जो बाहर के मजदूर थे उनको ऐसा लगा कि बस अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो भैया अपने घर चलो, बस वहीं पर जाके जो कुछ करना है, खत्म होना है तो वहीं जाकर खत्म होना है। अब वो स्थिति नहीं है। अब हम समझ चुके हैं शायद इस कोरोना को अच्छी तरह से, सरकार भी समझ गई है, आम आदमी को शायद समझने की थोड़ी और जरूरत है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपके उस सवाल का जवाब भी दूंगा कि सरकार को और क्या करना चाहिए इस एमएसएमई सेक्टर के लिए, बट पहले मैं कहूं कि सरकार से हमारी अपेक्षाएं तो हमेशा रहती हैं, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमें अपने से भी कुछ अपेक्षाएं रखनी चाहिए। कोविड का अगर ये जो लॉकडाउन की बात है, देखिए लॉकडाउन लगाना सरकार की एक मजबूरी है, सरकार को कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन लगाने से। लॉकडाउन लगाने से सरकार की जो अपनी जो इनकम है वो भी कम होती है और इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है। सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो वो केवल और केवल अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए लगाती है। जी। हमें भी यहाँ पर जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं हम देख रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर भी हम देखते हैं कि कहीं किसी मार्केट में, कहीं किसी सभा में, कहीं किसी और जगह जिस बुरी तरह से बिना किसी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किए हुए हम लोग भीड़ लगाते हैं। मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक ही अपील भी होगी आम नागरिकों से कि अगर हमको इसको टालना है, इस लॉकडाउन को, तो हमें भी थोड़ा संयम बरतना, हमें भी थोड़े 1-2 महीने अगर हम भी उस तरह से बाहर ना निकले जब जरूरत ना हो, मार्केट में उतनी धक्का मुक्की ना करें तो शायद अच्छा रहेगा। तो लॉकडाउन की तो बात ये रही। और जहां तक पलायन की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब वो पलायन वाली स्थिति है। लोगों को पता है कि ये जो ओमिक्रॉन है, शायद जो अभी तक जो हम सुनते देखते हैं, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट मेडिकल, लेकिन ये शायद बहुत ही माइल्ड सिम्टम के साथ, खांसी जुकाम हल्का बुखार के साथ, इसकी जो मोर्टेलिटी है जो हमने दूसरी जो वेव में देखा था जिसने एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी थी, ऐसा भी कोई यहाँ पर नहीं है कोई स्थिति। बहुत शुक्रिया सर आपका, और अरुण सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।